हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में। साथ ही हमने बताया था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिला के 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हो गई थी, जिसपे 2 को मैंने डिस्कस किया था, जो था अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और दूसरा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक रह गया था जिसका नाम था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, हम 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स को सीखने वाले हैं आज एक क्लास में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, वो है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर एंड रोटेशन ऑफ वेक्टर। हम जानना चाहेंगे कि किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके, माना कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरह से मैंने लिख दिया। हर एक वेक्टर में 2 एलिमेंट होने चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसका डायरेक्शन होना चाहिए। अब मैं इस वेक्टर को ड्रॉ करता हूं। इस वेक्टर को मैंने ड्रॉ कर लिया यहां पर, ये वेक्टर ए है। अब मैं इस वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए, इसको उठा करके मैं इसको बिल्कुल उठा करके शिफ्ट कर रहा हूं आगे की तरफ। तो इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया और इसका नाम दे दिया वेक्टर वी। अब इसी वेक्टर को उठा के मैंने थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया, इसको यहां ड्रॉ कर दिया मैंने, एंड इसका नाम रख दिया वेक्टर सी। इसी वेक्टर ए को उठा करके घुमा करके यहां रख दिया ये लोकेशन पे, और इसका नाम रख दिया मैंने वेक्टर डी। मैंने वेक्टर को शिफ्ट किया, साथ ही इस समय मैंने ना तो डायरेक्शन चेंज किया है, ना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है और डी का जो मैग्नीट्यूड है, ये सारा एक जैसा है। यानी वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो मैंने ड्रॉ किए चारों वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक जैसे। दूसरा, वेक्टर ए का डायरेक्शन, वेक्टर बी का डायरेक्शन, वेक्टर सी का डायरेक्शन और वेक्टर डी इसका डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन बेटा क्या है, बिल्कुल सेम, एक जैसा है। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, डायरेक्शन एक जैसा हो, ऐसे में सारे वेक्टर एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि वेक्टर के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जब तक दोनों ही एक जैसा है तो वेक्टर भी क्या होगा, एक जैसा होगा। इसीलिए मैं यहां पर कह सकता हूं कि यहां पर वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर डी। चारों ही वेक्टर एक जैसे होंगे। इसका मतलब यह कंफर्म हो गया कि जब भी मैं किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिना चेंज किए शिफ्ट करता हूं, यानी कि पैरेलल शिफ्टिंग करता हूं, ऐसे वेक्टर चेंज नहीं होता। ओके, तो यहां पर मैं इस पॉइंट को यहां पर लिख सकता हूं कि अगर मैं किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करूं, ऑन पैरेलल शिफ्टिंग, ऑन पैरेलल शिफ्टिंग, जब आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हो, ऑन पैरेलल शिफ्टिंग, वेक्टर रिमेन सेम, वेक्टर एक जैसा रह जाता है, वेक्टर रिमेन्स सेम, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है। यह बिल्कुल सही बात है कि जब हम वेक्टर को इसके बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर एक जैसा रह जाता है। लेकिन इस वेक्टर का इफेक्ट बदल सकता है। क्या मतलब इसका, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए हैं। अब तीनों पे एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे लगा दिया मैंने, एक मिड पे लगा देता हूं और तीसरा इस वाले एंड पे लगा देता हूं। तीनों फोर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, सेम डायरेक्शन में। अब यहां पर तीनों ब्लॉक आइडेंटिकल है और तीनों फोर्सेस भी आइडेंटिकल है। जब आप इस वाले ब्लॉक को देखोगे तो ये ब्लॉक आगे बढ़ता है और थोड़ा सा ऐसे रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, ये बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जबकि ये वाला फोर्स जब लगेगा इस पे तो ये ब्लॉक इस तरह से घूम के आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये सारे फोर्सेस एक जैसे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का। फिर भी आप देखो कि तीनों ब्लॉक पे इसके इफेक्ट्स अलग अलग हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वेक्टर्स एक जैसे हो, वेक्टर आइडेंटिकल हो, लेकिन उसके इफेक्ट अलग अलग हो। वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जहां पर किसी वेक्टर का पॉइंट ऑफ एक्शन यूज होता हो, यानी कि वेक्टर का पॉइंट ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट होता हो, ऐसे जगह पे
वेक्टर का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है, राइट। तो मैंने ये तो कंफर्म कर दिया, कि अगर वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट करोगे तो वेक्टर बिल्कुल सेम रह जाएगा, बट वहां पर कंटिन्यू करेंगे इसको, बट इफेक्ट ऑफ वेक्टर may change, इफेक्ट ऑफ वेक्टर may change, वेक्टर का इफेक्ट जो है वो बदल सकता है, तो वेक्टर का इफेक्ट जो है वो बदल सकता है। वेक्टर रिमेन सेम नो डाउट, बट वेक्टर का इफेक्ट बदल सकता है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वेक्टर के शिफ्टिंग की बात होगी। अब बात करते हैं कि वेक्टर को अगर रोटेट कर दिया जाए उसका वेक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास फिर से एक वेक्टर ए है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख दिया मैंने। ओके, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये रह गया वेक्टर ए। अब मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को यहां से रोटेट कर देता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको मैं रीड्रॉ करता हूं। ये नया वेक्टर बन गया। मैंने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, केवल इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। लेट मी कॉल दिस वेक्टर बी। ये मैंने किसी एंगल से इसको रोटेट कर दिया। अब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आपने इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से। अब क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन आप देखो, ये डायरेक्शन ए कैप है और ये डायरेक्शन बी कैप है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, इवन मैग्नीट्यूड भले ही एक जैसा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो दोनों में से कोई एक एलिमेंट भी अलग हो गया तो वेक्टर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर साफ साफ कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। एंड कंक्लूजन ये आया कि अगर किसी वेक्टर को रोटेट कर दिया जाए तो ऐसे में वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वेक्टर भी डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो दो बातें जो समझ में आई, एक वेक्टर के शिफ्टिंग को लेकर के और दूसरा वेक्टर के रोटेशन को लेकर के। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि किसी वेक्टर को आपने ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, राइट। तो अगर आपको किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल देखना है तो इसके लिए दो ज्योमेट्रिकल कंडीशन सजेस्ट किए गए हैं। पहला ज्योमेट्रिकल कंडीशन है कि दो वेक्टर जिसके बीच में आप एंगल देखना चाहते हो, दोनों का टेल एक साथ हो। देखो, दोनों का टेल एक साथ है। ये वेक्टर ए ड्रॉ किया मैंने और दूसरा वेक्टर बी ड्रॉ किया। और दूसरा ज्योमेट्रिकल कंडीशन है कि दोनों का हेड एक साथ हो, यानी कि अगर ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, इस बार देखो दोनों का हेड एक साथ है। केवल इन्हीं तो कंडीशन में आप वेक्टर के बीच का एंगल देखोगे। अब यहां पर ए और बी में जब आपने देखा कि ए और बी को जब आपने साथ रखा, एक बार हेड साथ है और एक बार टेल साथ है, ऐसे में इसके अंदर दो तरह के एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये है, देखो ये छोटा वाला एंगल दिख रहा है सबको, इस एंगल को मैं अल्फा कह देता हूं, और बाहर जो बड़ा वाला एंगल दिख रहा है इसको मैं कह देता हूं बीटा। यहां पर भी आप देख लो, यहां पर भी दो एंगल बनेंगे, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं अल्फा और इस वाले एंगल का नाम रख देता हूं मैं बीटा। तो दो तरह के ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो बन गए। अब एंगल कैसे देखना है तो सुनोगे। सबसे पहली बात कि आप दो वेक्टर्स को इस तरह रखो कि ताकि उनका टेल एक साथ हो जाए या फिर दोनों का हेड एक साथ हो जाए, और जब ये कंडीशन मीट हो जाए, ऐसे में दोनों वेक्टर के बीच बनने वाला जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसी को हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आप इस केस में देखिए, इस केस में आप क्या देख रहे हो बेटा, अल्फा और बीटा में अल्फा इज लेस देन बीटा, यानी कि अल्फा स्मॉलेस्ट एंगल है। तो ऐसे में अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और ये वाला पार्ट तो गलत हो गया। तो यहां पर क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज अल्फा, राइट। ए और बी के बीच का एंगल जो अल्फा है, बीटा नहीं है। क्यों भाई, बीटा लार्जर है। आप अल्फा बीटा दो एंगल देख रहे हो, जो स्मॉलर एंगल होगा उसी को आप वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल मानोगे। ओके, अब दूसरा जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन, इसमें भी आप देख लो, इसमें अल्फा इज लेस देन बीटा, तो ऐसे में भी ये वाला एंगल कैंसल आउट हो जाएगा और ये एंगल ही वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कहलाएगा। तो यहां पर भी एंगल बिटवीन वेक्टर ए
एंड वेक्टर बी इज अल्फा, राइट। तो आई थिंक आपको इस समझ में आ गया कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको और समझा देता हूं ताकि चीजें अच्छी तरह समझ में आपको आ जाए। एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल को देखते हैं, समझते हैं। मान लो आपके पास एक वेक्टर दिया गया, ये वेक्टर बेटा ए है, दूसरा वेक्टर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर बी है, और यहां पर ये एंगल मैंने रख दिया 120 डिग्री के बराबर। अब आप देखो, इस बार दो वेक्टर्स आपके सामने हैं, लेकिन दोनों ही वेक्टर में ना तो दोनों का हेड एक साथ है, ना ही टेल एक साथ है, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन आपको सजेस्ट किया गया था दोनों ही यहां फुलफिल नहीं होता दिख रहा है। ओके, अब ऐसे में वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको यह तो मालूम है कि वेक्टर को शिफ्ट करने पर वेक्टर डिस्टर्ब नहीं होता, वेक्टर बिल्कुल वैसा ही रह जाता है। एक काम करते हैं, वेक्टर ए को या बी को शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैं ये कर लेता हूं, वेक्टर ए को शिफ्ट। क्यों शिफ्ट किया भाई? वेक्टर ए को इसीलिए आगे शिफ्ट कर लिया ताकि अपना जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन था कि ए और बी जिसके बीच में आप एंगल देखना चाहते हो दोनों के टेल एक साथ हो जाए, इस कंडीशन में दोनों का टेल एक साथ हो गया। देखो, ए का टेल यहां आ गया और बी का टेल यहां आ गया। ऐसे में ये जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये छोटा एंगल होगा और इसी को हमें पता करना है। अब आप ज्योमेट्री से देखो, ये टोटल एंगल 180 होना चाहिए, ये 120 नोन है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60। यहां बेटा लिखना पड़ेगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री। ओके, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर। अब आप बोलोगे सर ये जरूरी है क्या ए को ही शिफ्ट करें? हम बी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल, आप चाहो तो बी को भी शिफ्ट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सिचुएशन को रीड्रॉ कर लेता हूं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और ये गिवन एंगल कितना है? 120 डिग्री के बराबर। अब आप क्या करो, वेक्टर को रीड्रॉ करो भाई। क्या करोगे? बी को शिफ्ट करोगे, रीड्रॉ नहीं करना, वेक्टर बी को शिफ्ट करना है। तो बी को आगे शिफ्ट करने कोई फायदा नहीं है, ऐसा करो बी को पीछे शिफ्ट कर लो। ये वेक्टर बी को आपने क्या कर दिया? पीछे शिफ्ट कर दिया, और वेक्टर बी को पीछे शिफ्ट किया। तो ऐसे में इस ए और बी को आप देखिए, दोनों का हेड एक साथ है। अब दोनों का हेड एक साथ हो गया तो ऐसे में ये एंगल स्मॉलर एंगल बनेगा, है कि नहीं? देख लो बेटा, ये जो एंगल है ये एंगल स्मॉलर एंगल बन रहा होगा, और अगर ये स्मॉलर एंगल है तो इसी को क्या बोलेंगे? ए और बी के बीच का एंगल। ज्योमेट्रिकली ये टोटल एंगल 180, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर। तो यहां पर भी आप देखो तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 हो गया। तो या तो आप ए को शिफ्ट कर लो या फिर बी को शिफ्ट कर लो बिना डायरेक्शन चेंज किए, ताकि आप एंगल ठीक से देख सकें। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारे पास एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर सी। क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी तीनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है। तो बताइए वेक्टर ए बी के बीच का एंगल क्या होगा, बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा, सी एंड ए के बीच का एंगल क्या होगा? कैसे पता करेंगे? सबसे पहले वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन की बात होगी, क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन? या तो वेक्टर्स के टेल एक साथ हो जाए या फिर वेक्टर का हेड एक साथ हो जाए। तो यहां पर आप देखो बेटा, मुझे ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि भाई वेक्टर ए को आगे शिफ्ट कर लो। ये मैंने वेक्टर ए को आगे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि तीनों साइड्स ट्रायंगल के इक्वल बन गए, क्योंकि आपने बताया अभी कि मैग्नीट्यूड एक जैसा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा बन गया। अभी ये एंगल देखो बेटा, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री के बराबर, क्योंकि यही एक ऐसा एंगल है जो ए और बी के बीच में है जब दोनों के टेल एक साथ हैं। सिमिलरली अगर मैं बी को आगे एक्सटेंड कर दूं, वेक्टर बी अगर यहां आ गया तो ऐसे में, वेक्टर बी अगर यहां आ गया तो ऐसे में ये एंगल वेक्टर बी और सी के बीच का हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री के बराबर। और चाहो तो आप वेक्टर सी को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, और अगर वेक्टर सी शिफ्ट होकर यहां आ गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री के बराबर। तो यहां पर आप लिख पाओगे बेटा कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज
120 डिग्री, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज 120 डिग्री, सिमिलरली वेक्टर सी एंड वेक्टर ए इज 120 डिग्री के बराबर। आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर है। ओके तो जब भी आपको वेक्टर देखना हो, वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो, जब भी आपको वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो तो आप किसी एक वेक्टर को आगे पीछे शिफ्ट कर लीजिए ताकि दोनों का टेल एक साथ हो जाए या फिर दोनों का हेड एक साथ हो जाए। ऐसे में दोनों के बीच बनने वाला जो स्मॉलर एंगल होगा उसी को हम लोग उस दो वेक्टर के बीच का एंगल कह देंगे। ओके यहां तक की बातें शायद आपको क्लियर है। अब आते हैं एक और टॉपिक समझते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसका जरूरत मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा अच्छे तरीके से। राइट एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं अपन, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और सपोज इस एंगल को मैं थीटा नाम दे देता हूं। अगर आप इस एंगल को थीटा कहोगे तो इसके ठीक सामने वाला साइड हो जाएगा इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, साथ में जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हो जाएगा हाइपोटेनस। माना कि किसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस गिवन है, थीटा मालूम है और ये राइट एंगल मालूम है, तो क्या इस हाइपोटेनस की मदद से अपन P और B कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या इस हाइपोटेनस की मदद से P और B कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलो बिल्कुल सिंपल है सर। कैसे? सबसे पहले आप लिखो बेटा साइन थीटा। जैसे आप साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी? अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ऐसे में P की वैल्यू हो जाएगी H इंटू साइन थीटा। P की वैल्यू कितनी हो गई? H साइन थीटा के बराबर। दूसरा आप चाहो तो बेटा यहां पर cos थीटा लिख सकते हो, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे में बेस की वैल्यू हो जाएगी H टाइम्स cos थीटा के बराबर। राइट देखो ठीक से आप कि मैंने यहां पर क्या लिखा कि H अपना हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा लिखते ही ये हो गया P अपॉन H और cos थीटा लिखते ही ये हो गया B अपॉन H। यहां से P की वैल्यू होगी H साइन थीटा और यहां से B की वैल्यू होगी H cos थीटा। बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसको हर बार सॉल्व ना करें, आप इसको बिल्कुल एकदम फ्लो में याद रखें। कैसे याद रखना है? जब भी आप हाइपोटेनस मालूम हो और यहां से बेस निकालना चाहते हो तो H को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? cos थीटा से। जब भी आपको H मालूम हो और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर साइड निकालना हो तो आप क्या करो? H में साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो H साइन थीटा इक्वल्स टू P एंड H cos थीटा इक्वल्स टू B। बड़ा सिंपल है। इसी को आप चाहें तो रेक्टेंगल के केस में भी याद रख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से कोई एक रेक्टेंगल हमारे पास है। ओके और रेक्टेंगल का डायगोनल हमें मालूम है, रेक्टेंगल का डायगोनल हमें मालूम है। ऐसे में अगर मैं इसको नाम दे दूं L और ये एंगल थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा और इसके लिए वो क्या मल्टीप्लाई करना है बेटा? देखो तो साइन थीटा मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको बेस निकालना हो तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा? यानी कि थीटा के बगल वाला साइड निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? cos थीटा से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये जो पार्ट दिख रहा है ये बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा के बराबर और ये हो जाएगा L cos थीटा के बराबर। अब क्योंकि रेक्टेंगल के साइड से इक्वल होते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा L साइन थीटा के बराबर और ऊपर वाला साइड हो जाएगा L cos थीटा के बराबर। राइट तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहला ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। राइट एंगल ट्रायंगल केस हो या फिर रेक्टेंगुलर केस हो, दोनों में बिना टाइम स्पेंड किए आपको ये आंसर मिल जाना चाहिए। एक एग्जांपल से मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर कर देता हूं। आप देखिए हमारे पास फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और सपोज ये एंगल है 37 डिग्री, इस साइड का लेंथ है 10 मीटर। हमसे पूछा गया कि आप बेस बताइए कितना होगा और परपेंडिकुलर बताइए कितना होगा। मैंने क्या किया? ये देखा 10 और ये अपन जा रहे हैं थीटा के बगल वाला साइड, तो मैंने लिख दिया 10 इंटू cos 37, क्योंकि cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, इसीलिए ये हो जाएगा 10 इंटू
4/5 के बराबर, तो ये हो जाएगा 8 मीटर, राइट। तो बेस की वैल्यू हो गई 8 मीटर। और मुझे निकालना हो परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो 10 साइन 37 डिग्री एंड इट विल बी 10 इंटू 3/5, क्योंकि साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, सो दिस वन इज 6 मीटर। तो 10 cos 37 एंड दिस वन इज 10 sin 37। इतने ही आसान तरीके से आपको इसका आंसर देना है, राइट। अब एक केस रेक्टेंगल का भी कर लेते हैं, ताकि रेक्टेंगल केस में भी आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि करना क्या है भाई। ये रेक्टेंगल का केस ले लिया मैंने, एक रेक्टेंगल बना लिया और इसका डायगोनल भी ड्रॉ कर देता हूं। तो दिस वन इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, और मैंने यहां पर वैल्यू दे दी, दिस वैल्यू इज 20 मीटर एंड सपोज दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 cos 37। और बेटा देखो ये थीटा है 37, ये 90 - 37 है, या फिर इसके सामने वाला, ये देख रहे हो आपको, ये साइड के सामने वाला साइड को मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं 20 इंटू साइन 37। देख लीजिए अच्छे से, ये 20 cos 37 और ये हो गया 20 sin 37। कैसे लिखा मैंने, इस ट्रायंगल में आप जानते हो ये कितना होता है 20 sin 37, तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा 20 sin 37 के बराबर। बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। और इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 4/5, 16 मीटर के बराबर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 3/5, दैट इज इक्वल टू 12 मीटर, राइट। तो अब से आप डायरेक्ट बोलोगे 20 मीटर हो तो 20 cos 37 एंड 20 sin 37। बिल्कुल आपके फ्लो में आंसर आना चाहिए, इंस्टेंट आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि आप फिर से मैथमेटिक्स करने लगे। मैं ये नहीं कहता कि मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, बट इसको आप बिल्कुल ऐसे ही याद रखोगे जैसे कि आपसे किसी ने पूछा और डायरेक्ट आपने आंसर बोला बिना टाइम गवाए हुए। तो आज क्लास में बातों को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, राइट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।